एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे फैमिली के साथ कुछ भी बुरा किया या फिर सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश किया, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। ये बोलकर वांग जी विंग को छोड़ देता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही मैडम यू यानली की नज़र वांग जी पर गई। वांग जी को शर्टलेस देखकर मैडम लैन की सांसें उनके गले में अटक गई। मैडम यू के मन में डर बैठ गया। वो एक पल के लिए डर गई। मैडम यू जल्दी से वांग जी को अपने सामने से हटाती हैं और अंदर चली जाती हैं। मैडम यू के पीछे जानली भी उस रूम के अंदर चली जाती हैं। वांग जी एक नज़र अपने मॉम को देखता है, एक नज़र अपनी उस रूम को देखता है और वहाँ से स्टडी रूम में चला जाता है। मैडम यू जैसे ही विंग को इतनी बुरी हालत में देखती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम यू यानली के आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी के इस हरकत से बहुत डरा हुआ था। विंग के अपर बॉडी पे कपड़े नहीं थे। विंग के अपर बॉडी नेकेड थी। मैडम यू और यानली साफ साफ देख पा रहे थे विंग के बॉडी पर वांग जी ने कितनी बुरी हालत कर दी। विंग रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। मैडम यू विंग के पास जाती है और थोड़ा हिम्मत करके कहती है, विंग। विंग रोते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। आप सब बहुत बुरे हो। मैंने आप सब का क्या बिगाड़ा है जो आप सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो? क्या मैं कोई इंसान नहीं हूँ? क्या मैं जानवर हूँ जो आपके बेटे ने मेरे साथ जानवर की तरह बर्ताव किया? मैं तो जानता भी नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे डॉग की तरह काटता रहा। विंग रोते हुए वांग जी की शिकायत मैडम यू से कर रहा था। विंग रोते हुए मैडम यू से कहता है कि वांग जी ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। विंग की इतनी मासूमियत देखकर मैडम यू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैडम यू जल्दी से विंग से माफ़ी मांगते हुए कहती है, विंग, आई एम सॉरी। मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये बोलकर मैडम यू विंग के सर पर अपने हाथों को फेरते हुए कहती है, विंग, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं मानती हूँ वो गलत है। विंग गुस्से में मैडम यू के हाथ खुद से दूर कर देता है और कहता है, आप सब बहुत बुरे हो। आप सब बहुत बुरे हो। आई हेट यू। मैं आप सब से नफरत करता हूँ। मुझे लगा था आप सब मुझसे प्यार करोगे, लेकिन नहीं, आप सब मुझसे बेवजह नफरत करते हो। आप सब बहुत बुरे हो। यानली जल्दी से विंग के पास आती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, विंग, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम रोना बंद करो। मैं जानती हूँ वांग जी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत है, पर तुम खुद के साथ कुछ गलत मत करना विंग। यानली की शांत कराने से विंग फाइनली आधे घंटे बाद वो शांत हो जाता है। मैडम यू विंग की इतनी बुरी हालत देखती हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देती हैं। विंग जैसे ही खुद के ऊपर ब्लैंकेट को महसूस करता है, वो ब्लैंकेट के अंदर खुद सिमट जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और डर से काँप रहा था। विंग
लगभग शांत हो चुका था, लेकिन अब भी वो सिसकियाँ ले रहा था। विंग उस रूम को देख रहा था और रोते हुए यानली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ सीजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज़। जैसे ही यानली विंग के मौत से अपने लिए सीजी सुनती है, तो वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती, हाँ हाँ विंग, हम तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे। मैडम लैन जल्दी से विंग के पास आती हैं, जो उठने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों विंग को पकड़ते हैं और सहारा देते हुए उसके रूम में ले जाने लगते हैं। मैडम लैन बहुत डरी हुई थी। विंग लड़खड़ा कर चल रहा था, क्योंकि विंग के पैरों में पहले से जख्म थे। वो किसी तरह विंग को उसके रूम में ले जाते हैं। यानली विंग को कपड़े देती है। विंग कपड़े पहनता है और बेड पे लेट जाता है। मैडम लैन यानली को देखती है, जो वहीं पे बैठी थी। मैडम लैन यानली से कहती है, यानली तुम अपने रूम में जाओ, मैं विंग के पास हूँ और मैं विंग के साथ हूँ, तुम जाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती ये बात किसी को भी घर में पता चले, प्लीज़ यानली। यानली मैडम लैन की बातों को नोट करती है और अपने रूम में चली जाती हैं। मैडम लैन अब भी विंग की सिसकियों को सुन पा रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी पर। मैडम लैन विंग की रोने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और वहाँ से सीधा स्टडी रूम की ओर चली जाती हैं। मैडम यू जोर से स्टडी रूम का डोर को ओपन करती है और सामने देखा तो वांग जी बाहर की ओर आसमान देख रहा था। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर वांग जी उस ओर मुड़कर देखता है जहाँ मैडम लैन खड़ी थी। वांग जी देखता है कि उसकी मॉम कितने गुस्से में है और उसे ही देख रही हैं। मैडम लैन वांग जी के पास आती हैं और एक जोरदार थप्पड़ वांग जी के फेस पर लगाती हैं। वांग जी हैरानी से अपने मॉम को देखने लगता है। उसके एक हाथ उसके फेस पर था और वो हैरानी से अपने मॉम को देख रहा था। पहली बार उसके मॉम ने उसे थप्पड़ मारा है। पहली बार उसके मॉम ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। मैडम यू वांग जी के कॉलर को पकड़ती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक ओमेगा के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? बताओ मुझे वांग जी, तुमने क्या सोचकर तुमने ये सब विंग के साथ किया? आखिर क्यों किया तुमने ये सब उसके साथ? मुझे जवाब दो वांग जी, तुम चुप क्यों हो? आखिर तुमने ये सब क्या सोचकर किया? क्यों किया तुमने विंग के साथ? वांग जी गुस्से में अपने मॉम को अब हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। वो ओमेगा मिस्टर लैन के साथ मिलकर मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या अब भी मुझसे पूछना चाहेंगी कि उसने ऐसा क्या किया? मैंने तो बस उसके किए की सज़ा दे रहा हूँ। मैंने तो बस अभी शुरुआत किया है। मैं उसके लाइफ को हेल बना दूंगा। वो एक एक दिन के लिए तरसेगा। वो रिग्रेट करेगा मुझसे शादी करने के लिए। मैडम यू गुस्से में वांग जी को देखते हुए कहती है, वांग जी तुम एक बात याद रखो, अगर तुम विंग से नफरत करते हो तुम नफरत करो, लेकिन याद रखना आज के बाद से अगर फिर से तुमने उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम
एक ओमेगा के साथ जानवर की तरह बर्ताव करो। ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। वांग जी गुस्से से पागल हो रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग पर। वांग जी गुस्से से कहता है, आज तुम्हारे वजह से मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम एक एक दिन के लिए रोओगे, मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओगे। ये बोलकर वांग जी टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगा है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मैडम यू उस रूम में वापस आती है तो देखती है विंग बेड पर खुद के सिमट कर बैठा था। उसने ब्लैंकेट में खुद को पूरी तरह से छिपा रखा था। मैडम यू बेड के पास आती है और बेड पे एक साइड बैठ जाती है और कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो? पर विंग कोई जवाब नहीं देता। मैडम यू अब विंग के सर पर अपने हाथ को रखती हैं और रफ करते हुए कहती हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग मैं जानती हूँ वांग जी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन वो आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ वांग जी आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैडम लैन को विंग के लिए बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि विंग बहुत छोटा था। क्या वो जानता भी होगा शादी क्या होता है? क्या उसे पता होगा वांग जी ने अभी उसके साथ क्या किया? मैडम यू खुद कंफ्यूज थी विंग की उम्र देखकर, क्योंकि विंग देखने में एक छोटा बच्चा लग रहा था। मैडम यू को विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैडम लैन अपने मन में कहती है, क्या पता विंग ने भी वांग जी की तरह मजबूर होकर शादी किया है। मुझे इसे देखकर नहीं लगता कि इसने जानबूझकर ये सब किया हो। मैडम यू अपने सोच से बाहर निकलती हैं और विंग से कहती हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? मुझे बताओ वांग जी ने तुम्हारे साथ क्या किया? विंग रोते हुए मैडम यू से सब बता देता है। विंग की बात सुनकर मैडम लैन को इतना तो पता चल चुका था कि वांग जी ने विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वांग जी ने विंग के साथ जो भी किया वो गलत है और वो माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए मैडम यू विंग से प्रॉमिस करते हुए कहती हैं, विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ वांग जी आगे से ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करेगा। विंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? विंग हाँ में सिर हिलाता है। मैडम लैन कहती है, विंग आखिर तुमने ये शादी क्यों किया है? किसके कहने पर किया है? तुम मिस्टर लैन को कैसे जानते हो? विंग तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैडम लैन के सवाल सुनकर विंग एकदम से शांत हो गया। विंग को कुछ ना बोलता देखकर मैडम लैन एक गहरी सांस लेती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो जब तुम्हें लगे कि तुम मुझसे ये सारी बातें बता सकते हो तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। ये बोलकर मैडम लैन कुछ देर वहाँ रुकती हैं और वो कुछ देर के बाद उस रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी हद तक उसका गुस्सा कंट्रोल हो चुका था। वांग जी वापस अपने रूम में आता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी को बेड पे लेटते ही वांग जी के बेड से विंग की फेरोमोन वांग जी को फील हो रहे थे
वांग जी विंग के सेरेमन्स को फील करते हुए अपने आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी के हाथ अनजाने में ही बेड पर उस तरफ चले जाते हैं जहां पर विंग लेटा था। वांग जी उस जगह को अपने हाथों से सहलाने लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। तभी वांग जी को वो सब कुछ याद आता है जो उसने विंग के साथ किया। जैसे ही वांग जी को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले उसने विंग के साथ क्या किया, तो वो जल्दी से अपने आंखों को खोलता है और उठकर बैठ जाता है। वांग जी के हार्ट में पेन फील हो रहा था। अब वांग जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी को अजीब लग रहा था। उसे नहीं पता कि उसके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी को अपने चेस्ट में दर्द महसूस हो रहा था। वांग जी चाहकर भी उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब वांग जी को कंट्रोल नहीं होता तो वो बेड से उठ जाता है और उस रूम में इधर से उधर टहलने लगता है क्योंकि वांग जी को अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। उसे नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जी बेचैन हो रहा था। वो इधर से उधर टहल रहा था। तभी वांग जी की नज़र फर्श पर जाती है जहाँ विंग के टी शर्ट गिरे पड़े थे। वांग जी जल्दी से उस टी शर्ट को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। उस टी शर्ट से विंग की सेरेमन वांग जी को फील हो रहे थे। काफ़ी देर तक वांग जी वैसे ही विंग को टी शर्ट को घूरता है। वांग जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि विंग उसके पास है और वो विंग की सेरेमन को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हो। तभी वांग जी की फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है। वांग जी एक नज़र अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखता है जिसमें न्यू मिंजो शो हो रहे थे। वांग जी जल्दी से उस कॉल को पिक करता है और अपने कान के पास रखता है। तभी सामने से एक पर्सन की आवाज़ आई, वांग जी तुम्हें यहाँ आना होगा क्योंकि बहुत अर्जेंट है। अगर अर्जेंट नहीं होती मैं तुम्हें नहीं बुलाता। उस पर्सन की बात सुनकर वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है मैं वहाँ आता हूँ, तुम सब मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर वांग जी अपनी कॉल को काट देता है। वांग जी की नज़र दोबारा से अपने हाथ पर गई। वांग जी के हाथों में विंग की वो टी शर्ट थी जिसे वांग जी देख रहा था और उसमें ओमेगा सेंट को अच्छे से फील कर पा रहा था। मैं तुम्हें कुछ महीनों के लिए छोड़ रहा हूँ, पर याद रखना मेरी नज़र सिर्फ तुम पर रहेगी। ये बोलते हुए वांग जी उस टी शर्ट को देख रहा था। कुछ देर बाद वांग जी उस टी शर्ट को लेकर बेड पर आता है और वहीं लेट जाता है। कुछ देर के बाद वांग जी सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है उसकी मॉम ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। वांग जी मैडम लैन को देखते हुए कहता है, मॉम मैं 1 महीने के लिए यूएस जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम लैन रोकते हुए कहती है, वांग जी तुम इतने दिनों के लिए बाहर क्यों जा रहे हो। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और कहता है, मॉम मैं बिजनेस के काम से यूएस जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापस जल्दी चाइना लौट कर आ सकूँ। ये बोलकर वांग जी मेंशन से बाहर निकल जाता है। वांग जी बाहर आता है तो देखता है कार के पास लैन सिचन खड़े थे और वो वांग जी के आने का वेट कर रहे थे। वांग जी अपने ब्रदर के पास आता है और कहता है, ब्रदर क्या आप ऑफिस नहीं गए। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, क्या जाना ज़रूरी है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस इतना ही कहता है, ब्रदर मेरे जाने के बाद आप इस मेंशन का अच्छे से ख्याल रखना।
मैंने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। मैं पहले से ज़्यादा गार्ड्स को बढ़ा दिया है और वो सभी लैंड मेंशन को अच्छे से गार्ड करेंगे। यहाँ के सभी गार्ड अच्छे से गार्ड करेंगे। और हाँ, आप उस ओमेगा पर नज़र रखना। मुझे पता है ब्रदर, मेरी जाने के बाद वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अगर जिस इरादे से भी आया हो वो, आप उस पर नज़र रखना। ये बोलकर वांगजी अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लैन सिचेन भी अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं स्टडी रूम में दिखाया जाता है ग्रैंडफादर बैठकर मैडम लैन का आने का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ मैडम लैन आती है और ग्रैंडफादर को देखती हैं जो उनका आने का वेट कर रहे थे। मैडम लैन ग्रैंडफादर को देखकर कहती हैं, डैड, आपने मुझे बुलाया? मैडम लैन ग्रैंडफादर मैडम लैन को बैठने का इशारा करते हैं। मैडम लैन वहीं पर रखे टेबल पर चेयर पर बैठ जाती हैं और ग्रैंडफादर को देखने लगती है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, लैन हुआ, मुझे पता है कि तुम कल चिंग हंजुन से मिलने के लिए गई थी। तुम्हारी उससे क्या बात हुई? क्या उसने विंग के बारे में कुछ बताया? ग्रैंडफादर की बात सुनकर मैडम लैन उस पल को सोचने लगती है। अब यहाँ हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैडम लैन जैसे ही ये देखती है कि विंग एक छोटा बच्चा है, मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर लैन को मिलने के लिए कहती है। मैडम लैन चिंग हेंजुन को वहाँ आने का कहती हैं जहाँ वो हमेशा शादी से पहले मिला करते थे। कुछ देर के बाद मैडम लैन उस पार्क में पहुँच जाती है और चिंग हेंजुन का आने का वेट करने लगती है। जैसे ही चिंग हेंजुन वहाँ आते हैं, मैडम लैन चिंग हेंजुन को देखकर उनके आंखों से आंसू बहने लगता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेती हैं। चिंग हेंजुन खाली पड़े चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। मैडम लैन चिंग हेंजुन से कहती है, विंग कौन है? वो इतना छोटा है, फिर भी आपने वांगजी से शादी क्यों कराना पड़ा? वो कितना छोटा है, वांगजी उससे काफ़ी बड़ा है, फिर भी आपने उन दोनों को शादी करवा दी। आखिर क्यों? आखिर आप चाहते क्या हो मेरे बच्चों से? सब कुछ तो आपने उनसे छीन लिया। आखिर विंग की वांगजी से शादी करवा कर आपको क्या मिलेगा? लैन हुआ, मुझे नहीं पता विंग की वांगजी से शादी करवाकर मुझे क्या मिलेगा। आखिर तुम विंग के बारे में क्यों जानना चाहती हो? तुम बस इतना ही याद रखना, विंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लाइफ में बहुत मायने रखता है। विंग मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वांगजी और सिचन है। प्लीज़ लैन हुआ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम विंग का ख्याल रखना, उसे कुछ भी मत होने देना। वो बहुत इनोसेंट है। मैं जानता हूँ वांगजी विंग से नफ़रत करता है और फैमिली में कोई विंग को पसंद नहीं करता, खासकर मैडम यू। वो हमेशा विंग को परेशान करने की बहाना ढूंढती है। मुझे वांगजी के गुस्से को अच्छे से पता है। मुझे ये भी पता है कि वो विंग से कितना नफ़रत करता है। शायद वो गुस्से में विंग को चोट भी पहुंचा दे। प्लीज़ तुम विंग का ख्याल रखना। मैं विंग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। उस मेंशन में तुम्हारे अलावा विंग को समझने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ लैन हुआ, तुम विंग को अकेला मत छोड़ना। उसे एक माँ की तरह प्यार करो और मुझे अच्छे से पता है तुम ये कर पाओगी। तुमसे ये बेहतर कोई नहीं कर सकता। चिंग हेंजुन की बात सुनकर मैडम लैन के आंखों में आंसू आ गए। मैडम लैन कहती है, आप उस अनजान ओमेगा के लिए इतना परवाह है, आपको उसकी इतना चिंता है, इतना चिंता आपने हमारे लिए कभी नहीं किया, ना ही हमारे बच्चों के लिए। क्यों? क्यों?
आपको उस ओमेगा की इतनी परवाह है। कौन है वो आपका? आप क्यों नहीं बताते कि आपको उसकी फ़िक्र क्यों है? आपको हमारी फ़िक्र नहीं है, आपको मेरे बच्चों की फ़िक्र नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपने फैमिली की फ़िक्र नहीं है। आपको सिर्फ़ उस ओमेगा की फ़िक्र है। जब हमें आपकी ज़रूरत थी, हमारे फैमिली को आपकी ज़रूरत थी, आपने आपने क्या किया? हमें छोड़कर उस लेडी के साथ चले गए। आखिर क्या कमी रह गई थी मुझ में, जिससे आपको किसी दूसरे के पास जाना पड़ा? क्या मैं आपको उस तरह प्यार नहीं कर पाई जिस तरह वो आपको उस लेडी से मिलता है? मैडम लैन की बात सुनकर चिंग एंड जॉन मैडम लैन के मुंह पे हाथ रख देता है और कहते हैं, लैन हुआ, ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरा यकीन करो, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम आज भी परफेक्ट हो। आखिर तुम उस लेडी से खुद को बराबरी क्यों कर रही हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारे बराबरी कोई और लेडी करे। चिंग हेंजुन की बात सुनकर मैडम लैन कुछ नहीं कहते। चिंग हेंजुन मैडम लैन से कहते हैं, लैन हुआ, मेरा भरोसा करो। विंग बहुत काइंड पर्सन है, वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। एक बार तुम उससे प्यार करके तो देखो। मैंने कहा था वांगजी से विंग को शादी करने की। मैंने विंग को फोर्स किया कि वो वांगजी से शादी कर ले, और वांगजी को भी फोर्स किया कि वो विंग से शादी कर ले। लैन हुआ, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। विंग जो भी कर रहा है वो मेरे कहने पर कर रहा है। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें एक दिन सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम्हें एक दिन सच पता चल जाएगा आखिर क्यों मैंने वांगजी की शादी विंग से करवाई है। तुम बस विंग का ख्याल रखना। ये बोलकर चिंग हेंजून वहाँ से चले जाते हैं। चिंग हेंजून के जाने के बाद मैडम लैन बहुत रोती हैं। रोने के बाद वो लैन मेंशन वापस आ जाती हैं। यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सारी बातें मैडम लैन ग्रैंडफादर को बता देती है। ग्रैंडफादर चुपचाप मैडम लैन की बातों को सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। बात खत्म होने के बाद ग्रैंडफादर मैडम लैन से कहते हैं, क्या तुम्हें चिंग हेंजुन पर भरोसा है? क्या तुम अब भी उस पर भरोसा करती हो? ग्रैंडफादर की बात सुनकर मैडम लैन की आंखों में आंसू आ गए। मैडम लैन दूसरे तरफ देखते हुए कहती है, डैड, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ है, पर मेरा दिल कह रहा है कि वो इस बार झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतने साल बीत गए, पर पता नहीं क्यों मैं आज भी उन पे भरोसा करती हूँ, वो भी आंख बंद करके। काश वो सब झूठ होता, वो सब मेरा एक सपना होता जिससे मैं जग जाती और वो टूट जाता। मैं हमेशा से चाहती हूँ वो हमारे पास वापस लौट आए। मैडम लैन की बात सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं उसे यहाँ वापस आने की। क्या तुम अब भी उससे उम्मीद रखती हो? उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने तुम्हारे प्यार को अपवित्र करने की कोशिश किया है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम अब भी उसे नहीं भूल पाई। आखिर क्यों? तुम क्यों आज भी उससे प्यार करती हो? वो तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी तुम इस उम्मीद पर बैठी हो कि वो एक दिन तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। इतने साल बीत गए, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। कहने के वो मेरा बेटा है, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। रही बात उस ओमेगा की, वांगजी कभी उस ओमेगा पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उस ओमेगा को वांगजी के लिए चिंग हेंजून ने चुना है। अगर उस ओमेगा को शायद हम लोगों ने चुना होता तो वांगजी आंख बंद करके उस ओमेगा पर भरोसा करता। तुम्हें क्या लगता है वांगजी उस ओमेगा से कभी प्यार करेगा?
वो तो उसे इंसान भी नहीं समझता। हस्बैंड तो दूर की बात है। ये बोलकर ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं।